प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासें चल रही हैं और उसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक देखा है। पार्ट 4 की बात करूं तो आज फिर से एक नई संख्या लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। संख्या का ही अभी ज्ञान चल रहा है। प्रत्येक क्लास में केवल संख्या के बारे में ही बताया जा रहा है और वही संख्या आपको फिर से लेकर आया हूं। और आज जो संख्या है उसका नाम है संपूर्ण संख्या। देखिए, संपूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर बोलते हैं, उसी संख्या की बात आज हमको करनी है। परफेक्ट नंबर क्या है, यानी संपूर्ण संख्या क्या है, ये कैसी होती है, इनकी क्वालिटी क्या होती है, कैसे जानते हैं कि ये संपूर्ण संख्या है। अगर हमको मान लीजिए 2-4 संख्या दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही आपकी संपूर्ण संख्या है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो संपूर्ण संख्या के विषय पर जानकारी लेनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं अपनी परिभाषा और फिर आपको बताते हैं उदाहरण से या संख्या का आपका परिचय करवाते हैं। कौन कौन सी संख्याएं आपकी संपूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं और उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए। लिखा है संख्या को छोड़कर, यानी जो संख्या दी गई है उसको छोड़कर, ठीक है, अपने सभी धनात्मक गुणनखंडों अथवा सभी पूर्ण भाजक संख्याओं के योग के बराबर संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसे पूर्णकालिक संख्या भी कहते हैं। अब एक बात समझना जरा, जैसे जो संख्या हमको मिलती है, इनका कहने का मतलब यही है, उस संख्या को छोड़ दीजिए और उस संख्या का क्या करिए, गुणनखंड करिए, और जो भी गुणनखंड होगा, या ये कह लीजिए कि पूर्ण भाजक संख्या मींस उस संख्या को भाग दीजिए जिस संख्या से वो पूर्णता विभाजित हो जाती है। ऐसी सभी संख्याओं को क्या करिए, जोड़ लीजिए। यदि जोड़ने पर उसका योग अगर उस संख्या के बराबर है तब हम कहेंगे उसे संपूर्ण संख्या, या फिर उसे कहेंगे पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, एक बात। दूसरी तरफ एक और परिभाषा आपके सामने है। दो तरह से इस संख्या को व्यक्त किया जाता है। तो दूसरा है, किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक संख्याओं का योग अगर उस संख्या का दुगुना है, उस संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जरा देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। छोटा सा अंतर है, परिभाषा एक ही है, एक ही चीज की है, यानी संपूर्ण संख्या की परिभाषा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या, कहीं लिखा मिलता है आपको कि सभी पूर्ण भाजक संख्या, माने जिससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं का योग किया जाए तो वो दुगुना है। लेकिन यहां ध्यान देना, यहां लिखा है संख्या को छोड़कर, मीन्स संख्या नहीं लिया जाता, और यहां पे क्या है, वो संख्या ली जाती है, जिसके कारण यह संख्या दुगुनी हो जाती है। देखिए, दुगुनी हो जाती है और इसी को कहते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये रही आपकी परिभाषा, जिसमें साफ साफ शब्द में दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर संख्या ली जाएगी तब उसका दुगुना होगा, अगर संख्या नहीं ली जाएगी तो उस संख्या के बराबर होगा। अब ये कहा क्या जा रहा है और किस तरीके से कहा जा रहा है, आखिर है क्या ये संख्या, अब इसको समझते हैं। तो आपको बताता चलूं मैं कि उदाहरण में, एग्जाम्पल में, या जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, एक 6 संख्या होती है, एक 28 और एक 496। ठीक है, 1 से 100 के बीच में, यानी 1 से 100 के बीच में केवल दो संख्या मिलती है, 6 और 28, और उससे बड़ी संख्या जो मिलती है वो मिलती है 496, यानी 496। 1 से लेके 500 तक में आपको केवल 3 ही संख्या मिलती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 1000 तक में भी कह सकते हैं, नहीं मिलती कोई संख्या, फिर उससे बहुत बड़ी मिलती है। चलिए,
देखते हैं 6, 28 और 496 इनको हम कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी संपूर्ण संख्या है, यही आपको समझना है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है 6 जो है 6, ये 6 ये क्या है, ये एक संपूर्ण संख्या है। अच्छा बताइए 6 को किससे किससे आप डिवाइड कर सकते हो, 6 को किससे किससे भाग दे सकते हो? तो 6 को भैया 1 से भाग दे सकते हैं, विभाजित हो जाएगा, है ना। और किससे दे सकते हैं? 2 से दे सकते हैं, विभाजित हो जाएगा। और किससे दे सकते हैं? तो 3 से दे सकते हैं, विभाजित हो जाएगा, है ना। अगर संख्या को छोड़कर बात करूंगा तो केवल यही 3 संख्याएं हैं जिससे ये विभाजित हो जाएगा। और परिभाषा में क्या कहा था कि जो संख्याएं इनको पूर्ण रूप से विभाजित कर दें उनका योग संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको जोड़ दूं, ये देखिए अगर मैं इनको जोड़ दूं जिनसे ये विभाजित हुआ है, माने 6 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हुआ है, जब मैं इनको जोड़ देता हूं तो देखिए 2 1 3 3 6 मिल जाता है। यही है आपका उस संपूर्ण संख्या। अन्य संख्याओं को आप ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि वो इनके योग के बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने 8 ले लिया, 8 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, बस और किसी से नहीं कटता। अब अगर इनका योग करिए, ये देखिए तो 4 2 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। और 7 8 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी संपूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान देना, पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या में अंतर होता है भैया। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन ये है संपूर्ण संख्या, मींस विभाजित करने वाली सभी अंकों का योगफल होता है ये। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। दूसरा हमने अभी आपको बताया था 28, इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 28। तो 28 का भी देख लेते हैं। चलिए 28 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? देखिए 1 प्लस लगाते चलते हैं, प्लस 28 को और कौन विभाजित कर सकता है? 2 प्लस और कौन विभाजित कर सकता है? 4, 4 7 28, 7 चौक 28 और फिर 14 दूनी 28। ये अब जरा जोड़िए इसको, तो 14 7 21, 4 25, 25 2 27 और 1 28। ये देखिए तो इसका जो योग है वो इस संख्या के क्या है? बराबर है। यही आपकी पूर्ण संपूर्ण संख्या होती है, यही आपकी संपूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि ऐसी संख्या जिसको पूर्ण रूप से विभाजित करने वाले समस्त अंकों का योग क्या हो, या संख्याओं का योग क्या हो, उस संख्या के बराबर हो, उसी को कहते हैं संपूर्ण संख्या या पूर्णकालिक संख्या, परफेक्ट नंबर। अगली बात, जो परिभाषा 2 में लिखा था उसमें यह कहा गया था कि दी गई संख्या का क्या हो? दुगुना हो। ठीक है ना, तो संख्या ली जाएगी। अच्छा बताइए 6 को तो 6 विभाजित कर सकता है ना भैया, 6 को 6 विभाजित कर सकता है ना। 6 एकम 6, अब तनिक जोड़ दीजिए तो 2 1 3 3 6 6 12। ये देखिए बताइए ये 6 का दुगुना है कि नहीं है? तो 6 दूनी 12 दुगुना है ना। तो यही दूसरी परिभाषा में लिखा था, क्या लिखा था कि जो संख्या, यानी कि कहने का मतलब किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक संख्याओं, सभी पूर्ण भाजक यानी जिससे जिससे ये विभाजित होती है के संख्याओं का योगफल कितना हो? दुगुना हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। अब इसको भी देख लीजिए भैया, 28 28 से भी तो डिलीट होता है ना, कटता है। ये देखिए अब जरा इनको जोड़िए तो 1 2 1 3 4 3 7 7 14 14 28 28 कितना होता है? 56। अब बताइए 56 28 का दुगुना है कि नहीं है? 28 दूनी 56। तो इस तरह से ये कौन सी संख्या है? संपूर्ण संख्या। और हमने क्या कहा आपसे, आप एक चीज याद करके रखिएगा, क्या? 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच केवल 2
संपूर्ण संख्या 6 और 28 होती है। मीन्स 1 से 100 के बीच में केवल 2 संपूर्ण संख्या होती है, केवल 2। कौन कौन सी? 6 और 28। अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या होगी तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? 6। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 होती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होती है? 6 होती है। देखिए, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है। 1 से 100 के बीच केवल 2 संपूर्ण संख्या होती है, 6 और 28। क्यों होती है? बता दिया। अपवर्तक कहते हैं इसे। जिन संख्याओं से ये विपूर्णतः विभाजित होता है उसको अपवर्तक भी कहते हैं। सभी अपवर्तकों का योग अगर संख्या के बराबर है तो भी संपूर्ण संख्या, और अगर संख्या इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर योग होता है उसका दुगुना, तो भी संपूर्ण संख्या है। चलिए एक और संख्या के विषय में आपको बताते हैं। इसी में संपूर्ण संख्या का एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, और वो एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन पता कैसे करेंगे ये बात है, तो आइए देखते हैं। देखिए, तो अगली जो संपूर्ण संख्या आपको मिलती है वो मिलती है 496। ये भी एक संपूर्ण संख्या है भैया, 496 ये भी एक संपूर्ण संख्या है। अब बात सिंपल सी है कि आपको ये जानना है कि 496 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। तो 498 तो थोड़ा बड़ी संख्या है, 28 थी तो आसानी से आपने विभक्त कर लिया था। लेकिन जब संख्या 496 होगी तो पता करना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या से ये डिवाइड होने वाली है। तो आपको तो मुश्किल आनी है, क्योंकि अब चेक करिए, भाग देकर चेक करिए कि किससे किससे डिवाइड होना। जैसे देखिए, 1 से तो पक्का डिवाइड होगी, 1 से तो पक्का डिवाइड होगी, है ना, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं। चलिए 496 है, लास्ट में 6 है तो पक्का है ये 2 से भी विभाजित होगी। चलिए 2 से भी कर लिया, है ना। फिर इसके बाद ये किससे विभाजित होगी? तो भैया ये संख्या विभाजित होनी है। अब देखिए 3 से चेक करिए, 9 4 13 6 19, और 13 6 19, 19 3 से विभाजित होता नहीं है। ये तरीका है विभाजकता बाध्यता चेक करने का। तो चलिए 3 से तो होना नहीं है, तो किससे होना है? 4 से। अब कैसे कह सकते हो कि 4 से विभाजित होगा? तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, इस तरह से। फिर किससे विभाजित होगा? आप तो सोच में पड़ गए। 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा। चेक करते हुए आगे बढ़ोगे तो 496 के डिवाइड के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। आइए आपको बताते हैं एक बेसिक सा ट्रिक, दिमाग से आप समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान जाएंगे कि ये कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा, और उन संख्याओं को जोड़ने पर इतना मिलने वाला है कि नहीं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोगों ने ना गुणनखंड पढ़ा है बच्चों, गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड करना पढ़ा है ना। गुणनखंड करिए, 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर से 2 से, 2 छंग 12, 2 दूना 4। फिर से 2 से 31, और 31 एकम 31। सोच रहे होंगे सर जी ये तो गुणनखंड का तरीका, मान लीजिए आपने गुणनखंड कर लिया, अब इससे कैसे पता लगेगा कि ये किस किस संख्या से डिवाइड होगी? अब जरा दिमाग से समझिए, दिमाग से। ये गुणा करने पर कितना आएगा भैया? अगर सबका गुणा कर दिया जाए तो कितना आने वाला है? आएगा तो 496 ही ना, यानी 496 ही तो आएगा ना गुणा करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी संख्याओं का गुणा कर करके हम नई नई संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखना। देखिए 2 से विभाजित होती है, देखो मैंने लिख लिया है, 2 दूना 4, 2 संख्या का साथ साथ गुणा कर लो, 2 संख्या का, ये दोनों का, तो 2 दूना 4, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड होगी, पक्का है। चलिए एक और ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, पक्का है ये 8 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में है। अगर है तो फिर डिवाइड होना पक्का है। तो चलिए एक संख्या और मिल गई आपको, कौन सी? 8 मिल गई। प्लस करिए, फिर इसको बढ़ा लीजिए भैया, 1 2 पे और पहुंच जाइए, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या हो गया? 16। ये 16 से भी डिवाइड होगा, पक्का है, भाग देके चेक कर सकते हो। चलिए अब अगर मान लो
हम अगली संख्या प्राप्त करना चाहें तो अकेला ही है। कौन सी संख्या है? 31 है। कितनी है? 31 है। देखिए 31 से भी तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि इसके गुणनखंड में तो डिवाइड तो होगा। चलिए एक संख्या हमने प्राप्त कर लिया 31। अब फिर ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगली संख्याओं को कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, अब आप 31 का भी गुणा करना शुरू करिए, 31 का भी गुणा करना शुरू करिए। तो 31 दूनी 62, देखिए यहां से लिखते हैं प्लस 62 प्लस, यानी 62 से भी डिवाइड होना ये। फिर से 62 दूनी कितना होता है? 31 दूनी 62, तो 62 दूनी कितना होता है? तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 124 होता है। तो पक्का है 124 से भी डिवाइड होगा। देखिए 31 दूनी 62, 62 का दुगुना किए हैं, 2 दूना 4, 2 छंग 12, ये देखिए। फिर देखिए अभी इसका भी दुगुना करना है, इसका भी दुगुना, यानी 124 का भी दुगुना करना है, 124 का भी दुगुना करना है। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, है ना, 2 चौक 8, 2 दूना 4, सॉरी 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 248 होना है। और फिर इसके बाद देखिए 31 दूनी 62, 62 दूनी, ये देखिए 124 और 124 दूनी 248। फिर दुगुना करोगे ना भैया तो 496 वापस मिल जाएगा। फिर दुगुना करोगे तो 496 वापस मिल जाएगा। तो 496 से भी तो कटती है ना, लेकिन अभी पहले वाला रूल दिखाना है, तो पहले हम ये कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, सोच रहे होंगे बता तो दिया गया, लेकिन जरा देखिए क्या इनका योग, अगर 496, ये संख्या 496 अगर ये संपूर्ण संख्या है तो इसका योग फिर इस 496 के बराबर होना चाहिए। आइए जोड़ते हैं, देखिए क्रम से लिखते हैं। देखिए 248, 124, 62, 31, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ऐड करिए सबको। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 6 21, 8 29, 29 4 33, 2 35 और 35 1 36 की 6 हासिल 3। फिर देखिए 4 2 6, 6 12, 12 3 15, 15 1 16 और 3 जोड़ दिया, 16 3 19 की 9 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल जोड़ दिया 4। ये देखिए 496 हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए ये संपूर्ण संख्या है, क्योंकि इस 496 को डिवाइड करने वाली ये समस्त संख्याओं का योग कितना है? 496 है। अच्छा, जो दूसरी वाली कह रहा था, दूसरी परिभाषा कह रहा था, उसमें क्या कह रहा था वो, कि अगर इसका दुगुना हो, यानी भाजकों का जो जिससे जिससे पूर्ण भाजक हुआ है उसका दुगुना हो, तो भैया यहाँ 496 और ऐड कर लीजिए। ये लिखिए 496, तो ये कितना हो जाना है? दुगुना हो ही जाना है। देखिए ये 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19 और 2 चौक 8 1 9। अब जरा देखिए यहाँ 496 फिर जोड़ दीजिए, है ना, तो 6 6 12, 9 9 18 1 19 और 4 4 8 1 9, 992। तो कुल मिला के आपको इसका दुगुना भी मिल गया। देखिए दुगुना भी मिल गया। समझ में आ गई आप लोगों को? तो संपूर्ण संख्या समझ में आ गई होगी। ऐसी संख्याएं होती हैं संपूर्ण संख्याएं। देखिए ऐसी संख्याएं होती हैं संपूर्ण संख्याएं, संख्या को छोड़कर अपने संपूर्ण भाजकों का योगफल अगर उस संख्या के बराबर है तो वो संपूर्ण संख्या कही जाएगी। अगर संख्या को लेकर मीन्स संख्या सहित अगर समस्त अपवर्त्यों या अपवर्तकों जिसको बोलते हैं, या कह लीजिए कि सभी पूर्ण भाजकों का योगफल का दुगुना है अगर, तब भी वो संख्या संपूर्ण संख्या कही जाएगी। हमने 3 एग्जाम्पल दिया है आपको और आप याद भी रखिएगा। एक संख्या 6 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, दूसरी 28 और तीसरी अभी अभी दिखाया आपको 496। ये 3 संख्याएं संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर बोलते हैं इनको, और इन्हीं संख्याओं को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी संपूर्ण संख्या। तो एक संख्या और आपको बता दिए, समझा दिए, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी कि संपूर्ण संख्या क्या है। परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए नई संख्याएं रहेंगी, एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतर रहेंगी और जानकारी के लिए तो अति उत्तम है। ऐसी स्थिति में ऐसी ही नई संख्याओं को लेकर प्लस आपके बेसिक जानकारियों को लेकर आता रहूंगा। आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।